हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 52। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 52 में क्या बताया है? श्योरली नो इंटेलिजेंट फिजिशियन आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स एज क्लियर एज डे लाइट कैन स्टिल गो ऑन इन द ओल्ड ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन पूरी तरह से, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद, कौन से एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े अब तक एफोरिज्म 46 में और उससे पहले 45 वगैरह में, मतलब जो सिमिलर डिसीज़ के जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, उनसे ये क्लियर हो गया, एज क्लियर एज डे लाइट, मतलब दिन का उजाला जितना होता है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है, उतना साफ देखने के बाद भी कैन स्टिल गो ऑन इन द ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि ऐसा कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन नहीं होगा श्योरली कि वो अभी भी ओल्ड ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करे। कौन सा ये ओल्ड ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? जो ओल्ड स्कूल जिसे हमने बोला है अभी तक बाकी के एफोरिज्म में, और जिसे हम एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, मतलब जो पुराना चला आ रहा है बहुत टाइम से। आगे क्या बताया? अटैकिंग द बॉडी एज हैज़ हिदरटू बीन डन इन इट्स लीस्ट डिसीज पार्ट विद एलोपैथिक मेडिसिन दैट हैव नो डायरेक्ट pathological homeopathic relation to the disease to be cured with purgatives, counter irritants, derivatives etc. तो पिछली लाइन में हमने पढ़ लिया कि ये बताया कि कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद जो एकदम साफ़ हैं, हम कह सकते हैं एकदम पानी की तरह जो साफ़ हैं, क्लियर हैं, उसके बाद ओल्ड ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, बॉडी को अटैक करता है इन इट्स लीस्ट डिसीज पार्ट, मतलब जो बहुत कम डिसीज पार्ट है, विद मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन के द्वारा? एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा। मतलब अगर अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे सारी मेडिसिन काम करती है, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो नेचर में भी क्या होता है, अगर कोई डिसीज़ नेचुरली क्योर हो रही है तो वो कब होगी? जब उस पर सिमिलर डिसीज़ का अटैक होगा, सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर डिसीज़ का, तो वो पुरानी डिसीज़ को हटा देगी। तो जब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़े थे इसके, तो जब नेचर में क्योर ऐसे हो रहा है तो क्योर ऐसे ही होता है ना, मतलब ये तो नेचर्स का लॉ है क्योर का, तो किसी और तरीके से क्योर कैसे हो सकता है? फिर तो सप्रेशन होगा या पैलिएशन होगा, या फिर जो बीमारी है वो सप्रेस होकर कहीं और पार्ट पे हो जाएगी। तो जो लीस्ट डिसीज पार्ट है, अगर हम उसे एलोपैथिक मेडिसिन से दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, बॉडी को अटैक कर रहा है। दैट हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल होम्योपैथिक रिलेशन, जिसका कोई भी पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, मतलब वो सिमिलर ही नहीं है। अगर वो सिमिलर ही नहीं है तो वो क्योर कैसे करेगा? मतलब जब वो होम्योपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक का क्या मतलब है? जो सिमिलर है, सिमिलियर सिमिलवस क्योरेंटर है ना होम्योपैथी का प्रिंसिपल। तो जो सिमिलर है, लाइक क्योर्स लाइक ही लाइक को ठीक करेगा। जब वो होम्योपैथिक ही नहीं है, जब वो सिमिलर ही नहीं है, जब उसका कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन ही नहीं है, तो वो क्योर कैसे करेगा? वो सिर्फ बॉडी को अटैक करेगा विद परगेटिव्स के द्वारा, काउंटर इरिटेंट्स के द्वारा, डेरिवेटिव्स के द्वारा, इन सब के द्वारा। एंड दस एट अ सेक्रीफाइस ऑफ द पेशेंट स्ट्रेंथ, और जिससे क्या होगा, जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है वो सेक्रीफाइस होगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इंड्यूसिंग अ मॉर्बिड स्टेट, और क्या है, एक डिसीज स्टेट बनती जाएगी, क्वाइट हेट्रोजेनस एंड डिसिमिलर टू द ओरिजिनल वन, जो कि जो ओरिजिनल वाली है उससे हेट्रोजेनस होगी और डिसिमिलर होगी, मतलब उससे अलग होगा, उसका ओरिजिन अलग होगा उससे, और डिसिमिलर भी होगी, मतलब जो पुरानी डिसीज़ थी उसके अलावा एक और डिसीज़ बन के तैयार हो जाएगी बॉडी में, टू द र्यून ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे वो पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़राब हो जाएगा, बाई लार्ज डोजेज ऑफ मिक्सचर ऑफ मेडिसिन जनरली ऑफ अननोन क्वालिटीज़। और किसके द्वारा ख़राब हो रहा है वो? एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है, बहुत लार्ज डोजेस देते हैं हम, अलग अलग मेडिसिन के मिक्सचर्स देते हैं जिनकी क्वालिटीज़ हमें नहीं पता। हमें पता है हम इतनी क्वांटिटी में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये एंटी ये है, एंटी वो है, परगेटिव है, इरिटेंट है, ये सब हमें पता है, लेकिन क्या वो सिमिलर है? क्या वो पेशेंट की स्टेट के सिमिलर है? नहीं। तो अननोन क्वालिटीज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच कैन हैव नो अदर रिजल्ट, और उन सब के एम्प्लॉयमेंट से कुछ और रिजल्ट नहीं आता, एज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इटर्नल लॉज ऑफ nature in all the above and all other cases in the world which is a dissimilar disease is added to the other one in human organism, for a cure is never thereby effected in disease but an aggravation is the invariable consequence.
तो इन लाइंस में क्या बताया है कि मतलब यही अभी तक तो हमने जो पढ़ लिया कि कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो लीस्ट डिसीज पार्ट को भी अफेक्ट करके और पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, पेशेंट की स्ट्रेंथ को कम करती हैं, वो होम्योपैथिकली सिमिलर नहीं है और उनकी क्वालिटीज़ नोन नहीं है। और जैसा कि इटर्नल लॉज ऑफ नेचर में हमने नेचर मतलब जो लॉज ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने जो पढ़ा है, इटर्नल मतलब जो सत्य है, परम सत्य है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी केसेस हैं वर्ल्ड में तो सिमिलर डिसीजेस तो क्योर करती हैं, पर जहाँ भी डिसिमिलर डिसीजेस आएंगी वो एक डिसीज़ दूसरे में ऐड होती है। हमने पढ़ा था कि अगर डिसिमिलर डिसीज़ पुरानी वाली स्ट्रॉन्गर है, नई वाली वीकर है, तो वो क्या करेगी, उसे आने नहीं देगी। मतलब जो अगर पुरानी वाली स्ट्रॉन्गर है तो वो आने नहीं देगी, लेकिन अगर पुरानी वाली वीकर है तो वो सस्पेंड हो जाएगी और नई वाली आकर अपना एक्शन करेगी और फिर पुरानी वाली अपना एक्शन दिखाएगी। ऐसा ही उल्टा है कि अगर नई वाली स्ट्रॉन्गर है, नई वाली वीकर है तो पुरानी वाली एक्शन में रहेगी, जब पुरानी वाली ठीक होगी तो नई वाली एक्शन में आएगी। तो मतलब क्या होता है, और कभी कहीं केसेस में कॉम्प्लेक्स डिसीजेस बन रही थी, तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में एक डिसीज़ दूसरी डिसीज़ में ऐड होती है और जिससे क्या होता है, क्योर इफेक्ट होता है। क्योर इज़ फॉर अ क्योर इज़ नेवर देयर बाई इफेक्टेड इन डिसीज़। तो ऐसी डिसीजेज में क्योर कभी भी नहीं हो पाता, बट एन एग्रावेशन इज़ द इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंस। और क्या होता है कि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो आर्टिफिशियल डिसीजेस बन रही हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एग्रावेशन। जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है वो डिमिनिश होती जाती है, उसकी जो तकलीफ है वो बढ़ती जाती है, एग्रावेशन होते रहते हैं। देयरफॉर इट कैन हैव नो अदर रिजल्ट। इसलिए इसी कारण से इसका कोई और रिजल्ट नहीं हो सकता दैन दैट ईदर, because according to the process of nature described in one and the older disease in the body repels the dissimilar one wherewith the patient is assailed। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि वही ओल्ड डिसीज़ है वो क्या करेगी, अगर वो स्ट्रॉन्गर वन है तो वो रिपेल कर देती है डिसिमिलर को, और नहीं है तो वो उसका एक्शन कंप्लीट करने के बाद वो अपना एक्शन करती है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसका और कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। द नेचुरल डिसीज़ रिमेन एज इट वॉज। नेचुरल डिसीज़ वैसे ही रहती है जैसे वो है। अब जो मेडिसिनल डिसीज़ है वो भी ऐड हो गई अंडर माइल्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट। अगर हम माइल्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो नेचुरल डिसीज़ वैसी रहेगी जैसे वो है, बी इट एवर सो लॉन्ग कंटिन्यूड। अगर हम इसे बहुत टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं, द पेशेंट बीइंग देयर बाय वीकेंड, जो पेशेंट है वो उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो वाइटल फोर्स है वो वीक हो जाता है। और बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेकंड, जैसा कि सेकंड में डिस्क्राइब किया, द न्यू एंड द स्ट्रॉन्गर डिसीज़। फर्स्ट में तो ये है कि जो अब इसमें ये बताया कि हमने दो पढ़े थे, दो एफोरिज्म पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट में हमने देखा था डिसिमिलर डिसीज़ के एक्चुअली में हमने 3 एफोरिज्म पढ़े थे। तो फर्स्ट में हमने देखा था कि जो नई डिसीज़ आ रही है वो वीकर है, तो ओल्ड वाली ने उसे रिपेल कर दिया। अब वीकर कब है, जब हम माइन्यूट डोजेस दे रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन के। तो जब माइल्ड डोजेस दे रहे हैं तो जो डिसीज़ जनरेट हो रही है आर्टिफिशियल डिसीज़ वो वीकर है। तो ऐसे केसेस में जो ओल्ड वाली स्ट्रॉन्गर है वो वीक वाली को रिपेल कर देती है। पर धीरे धीरे क्या होता है, जो पेशेंट है उसका वाइटल फोर्स वीक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो अब क्या है, जो नेचुरल डिसीज़ है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई और डोजेस का इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो जो आर्टिफिशियल डिसीज़ है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो यहाँ पर अप्लाई होता है केस सेकेंड। वहाँ पर क्या होता है कि जो नई स्ट्रॉन्गर डिसीज़ है वो क्या होती है, पुरानी वाली को पुरानी वाली जो वीक हो गई है उसे सस्पेंड कर देती है थोड़े टाइम के लिए और अपना एक्शन पूरा करती है। फिर जब वो चली जाती है तो दूसरी जो ओरिजिनल वाली है वो वापस आ जाती है, वाइल द वायलेंट अटैक ऑन द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक ड्रग। और ये सब हो कैसे रहा है, जो पेशेंट है वो वीक हो रहा है किससे, एलोपैथिक ड्रग से हम वायलेंट अटैक करा रहे हैं ह्यूमन बॉडी पे। द ओरिजिनल डिसीज सीम टू बी यील्ड फॉर अ टाइम टू रिटर्न इन एटलीस्ट ऑल इट्स फॉर्मर स्ट्रेंथ। जो ओरिजिनल डिसीज़ है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, फिर वो वापस आती है तो वापस उसी स्ट्रेंथ में आती है। और बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब, और जैसे कि हमने थर्ड में पढ़ा कि जब दो डिसिमिलर डिसीज़ दोनों ही क्रोनिक कैरेक्टर की हैं, इक्वल स्ट्रेंथ की हैं, जब वो एक साथ
पोजीशन में आती हैं एक के बाद एक, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट करती हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बनाती हैं। और ऐसे केसेस में, इन दोज केसेस इन विच द फिजिशियन एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्ग टाइम मॉर्बिफिक एजेंट्स अपोजिट एंड डिसिमिलर टू द ऑर्गेनिक नेचुरल क्रोनिक डिसीज एंड एलोपैथिक मेडिसिन इन लार्ज डोजेज। और ऐसे केसेस में क्या होता है, फिजिशियन एम्प्लॉय करता है बहुत टाइम तक मॉर्फिक एजेंट अपोजिट एंड डिसिमिलर, जो नेचुरल क्रोनिक डिसीज़ है उसके अपोजिट ही दिए जा रहा है, अभी उसको पता ही नहीं है ये सिमिलर है या नहीं, और उसे एम्प्लॉय किया जा रहा है। एंड एलोपैथिक मेडिसिन इन लार्ज डोजेज, और एलोपैथिक मेडिसिन लार्ज डोजेज में दी जा रही हैं। सच एलोपैथिक ट्रीटमेंट विदाउट एवर बीइंग एबल टू रिमूव एंड टू क्योर द ओरिजिनल, और ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन, ऐसा एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिना जो बीमारी है, जो ओरिजिनल डिसीज़ है उसको बिना हटाए, बिना क्योर किए, जो डिसिमिलर वन है। आगे देखते हैं। क्रोनिक डिसीज़ ओनली डेवलप्स न्यू आर्टिफिशियल डिसीज़ बिसाइड इट, मतलब जो ओल्ड नेचुरल क्रोनिक डिसीज़ थी बिना उसे हटाए वो क्या करता है, वो एक नई आर्टिफिशियल डिसीज़ उसके अलावा जनरेट कर देता है। एंड एज डेली एक्सपीरियंसेस सो ओनली रेंडर्स द पेशेंट मच वर्स, और जैसा कि हमने अपने डेली एक्सपीरियंसेस में देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनकी जो पेशेंट्स की जो सफरिंग है वो सिर्फ वर्स हो जाती है एंड मोर इनक्योरेबल दैन बिफोर, और पहले से ज़्यादा इनक्योरेबल हो जाती है। अब सेक्शन 52 इन 6th एडिशन एज फॉलोज, देयर आर बट 2 प्रिंसिपल मेथड ऑफ क्योर। यहाँ पर 2 प्रिंसिपल मेथड हैं क्योर के। द वन based only on accurate observation of nature, on careful experimentation and pure experience, the homeopathic, before we never designedly used, and second which does not do this, heteropathic और allopathic। 2 प्रिंसिपल मेथड हैं क्योर के। एक तो हो गया होम्योपैथिक, कि हम नेचर के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अच्छे से एक्सपेरिमेंटेशन करके पूरे प्योर एक्सपीरियंस के साथ हम उसको पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, सिमिलर मेडिसिन। और दूसरा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो है एलोपैथिक या फिर हेट्रोपैथिक मेथड। ईच अपोजेज अदर, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। एंड ओनली ही हु डज नॉट नो ईदर कैन होल्ड द डिल्यूजन दैट दे कैन नेवर अप्रोच ईच अदर और इवन बिकम यूनाइटेड। ईच अपोजेज अदर, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। एंड ओनली ही हु डज नॉट नो ईदर कैन होल्ड द डिल्यूजन, और जो नहीं जानते मतलब ये क्या डिल्यूजन होल्ड कर रहे हैं, दैट दे कैन एवर अप्रोच ईच अदर और इवन बिकम यूनाइटेड, और टू मेक हिमसेल्फ सो रिडिकुलस एज टू प्रैक्टिस एट वन टाइम होम्योपैथिकली एंड अनदर एलोपैथिकली। और मतलब कुछ तो क्या है, एक दूसरे को अपोजेस करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, एक डिल्यूजन को होल्ड करते हैं, उन्हें नहीं पता, और एक डिल्यूजन होल्ड करते हैं, और क्या करते हैं, यूनाइट कर लेते हैं दोनों सिस्टम को। मतलब अपने आप को इतना रेडिकुलसली, इतना मतलब उनका जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं फॉलो करते, वो उसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, अपने आप को बहुत गंदा बना लेते हैं कि एक टाइम पर वो होम्योपैथिकली दवाई दे रहे हैं और दूसरे टाइम पे एलोपैथिकली, अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द पेशेंट, जैसे पेशेंट का प्लेजर हो रहा है। मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पेशेंट वीक हो रहा है, उसके अंदर डिसीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल डिसीज़ जनरेट हो रही है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बन रही हैं। उनको बस ये लगता है कि पेशेंट के टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए, उसके प्लेजर के लिए कभी वो होम्योपैथिकली दवाई देते हैं तो कभी एलोपैथिकली। अ प्रैक्टिस विच मे बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्रीजन अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी, और ऐसी प्रैक्टिस को हम क्रिमिनल ट्रीजन कहते हैं। जो डिवाइन होम्योपैथी है, जिसके अंदर ये पावर है कि वो डिसीज़ को क्योर कर दे कम्प्लीटली, उसके खिलाफ तो ये एक क्रिमिनल ट्रीजन है, ये तो गलत है बहुत। तो ये था एफोरिज्म नंबर 52। ओवरव्यू दूँ अगर मैं, तो सिर्फ एफोरिज्म नंबर 52 में अभी तक यही बताया है कि कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन होगा तो वो ओल्ड ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, इसका कोई भी डायरेक्ट पैथोलॉजिकल कनेक्शन नहीं होता डिसीज़ से। हम इसमें सिर्फ परगेटिव्स देते हैं, एंटीडोट्स देते हैं, ये सब करते हैं, और इसमें हम लार्ज डोजेस में दवाइयाँ देते हैं। तो अगर हम माइल्ड डोज में देंगे तो वो जो आर्टिफिशियल डिसीज़ है वो जो ओरिजिनल डिसीज़ है उसके द्वारा रिपेल हो जाती है, तो वो तब एक्ट नहीं करती। अगर हम डोजेस बढ़ा देते हैं या बाय द टाइम दवाइयाँ खाते खाते जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम, उसका वाइटल फोर्स वीक हो जाता है, तो जो ओरिजिनल डिसीज़ है वो वीक हो जाती है, तो आर्टिफिशियल डिसीज़ आती है, अपना एक्शन कंप्लीट करती है, और ओरिजिनल डिसीज़ फिर वापस लौटती है अपनी फॉर्मर स्ट्रेंथ में। और तीसरा केस में यही होता है कि दोनों
अब दोनों आर्टिफिशियल डिसीज़ भी बन गई और जो नेचुरल डिसीज़ है वो भी है, मेडिसिन से आर्टिफिशियल डिसीज़ बनी, तो वो दोनों सिमिलर कैरेक्टर की हैं, सिमिलर स्ट्रेंथ है, तो वो कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेती हैं और पेशेंट की जो हालत है वो उसे बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, बहुत ख़राब कर देती हैं। और जिससे क्या होता है, जो ओल्ड क्रोनिक डिसीज़ है वो तो ठीक नहीं होती और नई आर्टिफिशियल डिसीज़ बन जाती है, जिससे पेशेंट की सफरिंग सिर्फ वर्स होती है और वो इनक्योरेबल होता जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन 52 के जो 6th एडिशन में उसमें क्या बताया, जो ब्रैकेट में दिया उसमें ये बताया 2 मेथड्स होते हैं हमारे क्योर के, होम्योपैथिक मेथड और एलोपैथिक मेथड। तो कुछ लोग होम्योपैथिक मेथड यूज़ करते हैं, कुछ एलोपैथिक यूज़ करते हैं, पर दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। दोनों मेथड एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक क्योर करता है तो एक इनक्योरेबल बनाता है। पर कुछ लोग ऐसे डिल्यूजन होल्ड करते हैं कि वो उन दोनों को यूनाइट कर देते हैं और एक टाइम पर होम्योपैथिकली मेडिसिन देते हैं, फिर अगले वक्त पे एलोपैथिक, और ये क्रिमिनल ट्रेजन कहलाती है डिवाइन होम्योपैथी के अगेंस्ट। तो आई होप आप लोगों को ये एफोरिज्म पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको डाउट है किसी भी एफोरिज्म में, अब तक 52 एफोरिज्म मैं बता चुकी हूँ, तो अगर आपको कहीं भी डाउट है या आपको कोई एफोरिज्म समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं और मैं दोबारा से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।